नमस्कार, आपलं सगळ्यांचं चेकमेटमध्ये सहर्ष स्वागत. मी प्रियंका पाटील शेळके. सध्या अहमदनगरमध्ये तसंच संपूर्ण देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीचं वादळ आहे आणि यातच नगर दक्षिणचा विषय मोठ्या प्रमाणात चर्चेला जातो. एक असं व्यक्तिमत्व आज माझ्यासोबत बसलेलं आहे, जे खऱ्या अर्थाने या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एक महिला उमेदवार म्हणून नेतृत्व करत आहेत. सौ आरती किशोर कुमार हलदार माझ्यासोबत आहेत, ज्या नगर दक्षिणमधून उभ्या आहेत. प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टीच्या अधिकृत त्या उमेदवार आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं झालं तर 35 वर्षाचा समाजसेवेचा वसा घेऊन ही महिला राजकारणात येते. राजकारणाचा कुठलाही गंध नसताना राजकारण करण्यासाठी नेमकी काय धडपड आहे आणि कशा पद्धतीनं त्या संसदेमध्ये आवाज उठवणार आहेत, या सगळ्या गोष्टींवरती चर्चा करायची है। आरती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। कैसा तय किया है आपने कि आप इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हो और कैसा काम चल रहा है आपका? जी, मैं 35 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। बहुजन विकास संघ की मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ और वाल्मीकि विकास संघ की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भी बहुत सारे पदों पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह हूँ। लगभग मैं 35 साल हो गए मुझे, काफ़ी कम उम्र से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। और समाज सेवा करते समय मैंने देखा है कि कई लोगों पर हमारे अत्याचार हुए, जिसमें कोई मैंने जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं रखा, हर किसी के लिए मैंने काम किया है और करती आई हूँ। अनेक प्रकार के उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमेशा उन पर अत्याचार होना, ये होना, इनमें से लोगों को मैंने बाहर निकाला है। पानी, शिक्षा और जो अनाथ बच्चे उनकी हेल्प करना, परित्यक्ता महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, उनको न्याय दिलाना, उनके लिए रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध कर देना। तो ये काफ़ी मेरा 35 साल का अनुभव रहा। और 35 साल के अनुभव में मैंने ये देखा है कि आज देश को एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। आज की जो राजनीति है, ये गुंडागर्दी हो चुकी है। देश हमारा कहीं न कहीं बहुत ही निचले स्तर पर जा रहा है, जिसको लेकर बहुत चिंताजनक बात है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए हमारी बच्चियाँ स्कूलों में जाती है, मेडिकल कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है। मैंने अधिकतर देखा है कि मेडिकल कॉलेज में बच्चियों के साथ में काफ़ी अत्याचार होते हैं। और जैसे कि हमारे नगर में ये अत्याचार काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो आज तक भी नेशनल टीवी पर, चैनल्स पर या तो पेपर न्यूज़ में नहीं आए हैं। मैंने देखे हैं कि कुछ यूट्यूब पर लोगों ने सोशल मीडिया से उसको वायरल किया है, तो काफ़ी बुरा लगता है कि आज हमारी देश की बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। अगर हमारे देश के लिए एक बेटी गोल्ड मेडल लाती है और हमारे देश का ही नेता उसके साथ में बलात्कार करता है और उसको रोड पर खड़े होकर अपनी इज्जत के लिए दुहाई लगाना पड़ती है। और जैसे कि मणिपुर हो गया, वहाँ पर भी हमारी बेटियों के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। जो हमारी देश की बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं, तो इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहला कदम उठाना चाहिए, उनको जाकर मिलना चाहिए, उनके दुख तकलीफ समझना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा बहुत ही बोलते हैं कि बदकिस्मती है हमारे देश की, जो जहाँ पर हम लोग भारत, हमारे देश को भी हम लोग माता कहते हैं। आज स्त्री को हम लोग पूजनीय समझते हैं। हमारे देश में स्त्री की पूजा होती है और उसी देश में आज कुछ स्त्रियों के साथ में अत्याचार होना और उसकी दुर्दशा बढ़ती जा रही है, जो बहुत मतलब चिंताजनक है। वो मुझसे देखा नहीं गया। दूसरी बात ऐसी है कि अभी अहमदनगर शहर का अगर लेते हैं, तो अहमदनगर शहर में बहुत सारे गुनहगारी बढ़ती जा रही है, दादागिरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम हमारे जो मतदाता है नगर के, उन्होंने हमेशा बड़ी उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ हमेशा एक अच्छे नेता को चुनकर देने की कोशिश की है। लेकिन आज तक भी मैं अहमदनगर में ही पली बड़ी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई विकास मैंने देखा नहीं है। रोड के गड्ढे जहाँ की वहाँ है, पानी की तकलीफ जहाँ की वहाँ है। अब मैं कल ही जैसे लालटा की विभाग में लालटा की एरिया में गई थी, वहाँ की महिलाओं ने मुझे पानी के हंडे लाकर मेरे सामने पटके
और बताए देखो मैडम ये हम लोग गंदा पानी ड्रेनेज का पानी पी रहे हैं, इसमें फिटकरी वगैरह डाल डाल कर, और हमारी कम से कम यहाँ पर बहुत 2500-3000 4000 तक लोक संख्या है, और इतनी लोक संख्या के अंदर केवल एक टॉयलेट है। तो आप बताइए मैडम, हमारी टॉयलेट तक साफ करने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पर, और बहुत गंदगी है, हमारे यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं होती। तो इस तरीके से उनको एक मतलब दलित बस्ती है, तो वहाँ पर जानवरों जैसा उनको ट्रीट दिया जाता है। तो ये भी आरती जी, आपने अभी पानी का विषय लिया, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। अहमदनगर में बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाओं को काम नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पीने का पानी का भी बहुत हाल है। जी हम जाएंगे जो किसान हैं उनके पास। दिल्ली में जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, आपके ध्यान में क्या है कि आप किसान के लिए क्या कर सकते हो, कैसे देखते हो किसान इस मुद्दे को? ऐसा है कि देखिए, अभी किसान जो आत्महत्या कर रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर कर रहा है। ठीक है, वो तो बात दूर रही, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि सरकार खुद किसानों को मार रहा है। तो हमारा देश जो है, जय जवान जय किसान कहा जाता है, लेकिन जहाँ जो हमारा अन्नदाता है उसी की हत्या हो रही है, और हमारे अन्नदाता अगर रास्ते पर आ रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो ये कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आज ऐसा हो रहा है कि आज हमारे अधिकार लेकर कुछ व्यापारियों को दिए जा रहे हैं, यानी कि राजनीति जो है मैडम की, उसे व्यापारीकरण में तब्दील किया जा रहा है। तो राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है, वो हमारे देश के लोग, हमारे नागरिक ये सोचते हैं कि वो हमारा सेवक है, हमारे लिए सेवा करेगा, हमारे लिए अच्छी योजनाएं लाएगा, देश का विकास होगा, और अच्छी शिक्षा होगी, उच्च शिक्षित हम लोग होंगे। लेकिन इसके बहुत ही अपोज में काम हो रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा है, सुना है, और सभी को पता है कि आज हमारी सरकार 62,000 स्कूल बेच रही है। अब बताइए, जो हमारे मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं, वो अगर स्कूलें प्राइवेट हो जाती है, उसका निजीकरण होता है, तो हमारे जो मध्यम वर्गीय दलित है, वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो अभी ऐसा हो रहा है कि शिक्षा भी केवल उद्योगपति के लिए है। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है हमारे देश के साथ में, हमारे देश के नागरिकों के साथ में, और ये बहुत बड़ा अत्याचार है, जो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, ताकि फिर से गुलामी हो। ऐसा इनका मकसद हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति का व्यापार किया जा रहा है और अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संविधान बदलना है, संविधान मिटाना है, लेकिन वो हो नहीं सकता। आपको भी और हमें और देखने वालों को भी मालूम है। मैम, हम चाहते हैं बेरोजगारी के उधर, क्योंकि आपने कहा कि शिक्षा का भी बहुत बड़ा जो ये व्यापारीकरण हो रहा है। तो अभी बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एमआईडीसी रहेगी या कुछ रहेगा। अहमदनगर में कैसा हाल है, और अहमदनगर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, जो बेरोजगारी का मुद्दा है? मैडम, ऐसा होता है कि देखिए, कोई भी शहर में या गांव में अगर कोई तकलीफें होती है, तो उसका सीधा कनेक्शन हमारी राजनीति से होता है, हमारे सरकार से होता है। जैसे कि आज हमारे 17 लाख उद्योगपति देश छोड़कर चले गए, यानी कि 17 लाख उद्योगपति जाने, यानी कि कई लाखों में हमारी कंपनियां बंद हो चुकी है, जिस वजह से हमारे वेल एजुकेटेड बच्चे या जो फैमिलीज है, जो बर्बाद हो चुकी है, रास्ते पर आई है। आज उद्योग धंधे नहीं है उनके पास में, अगर वो छोटा मोटा कुछ उद्योग करने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब कुछ। दूसरी बात ऐसी कि अहमदनगर शहर में आज कई सालों से देख रही हूँ मैं कि एक एक कर कर कंपनियां सब चली गई है, कई कंपनियां बंद पड़ी हैं। आज अहमदनगर शहर जो है महानगर पालिका है। महानगर पालिका का मतलब होता है कि उसका
बहुत अच्छी तरीके से विकास होना चाहिए, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं है। आज भी हमारा अहमदनगर जो है खेड़ा यानी कि देहात बोलकर पहचान होती है। अगर हमारे शहर में मेरे जैसा अगर खासदार नेता ये चुनकर देते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मेरे शहर में एक उच्च शिक्षा देकर और यहीं पर हम एमआईडीसी कंपनियों को बुलाएंगे। जो कंपनियां बंद हो चुकी है उन कंपनियों को हम लोग खुलवाएंगे और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षित बच्चे जो है यहीं पर ही अपना नौकरी और धंधा या फिर कोई अच्छा उद्योग कर सकते हैं। आज नगर की परिस्थिति ऐसी है कि माता पिता अपना पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, और वहाँ तक भी उच्च शिक्षा देने के लिए 10वीं के बाद में इतना उनको खर्च करना पड़ता है कि शिक्षा अभी व्यापार हो चुका है। इतना आसान नहीं रहा शिक्षा लेना, तो वो लेते लेते उनके घर खेती सब कुछ बिक चुकी होती है और फिर उसके बाद में हमारे अहमदनगर में उसके लिए कोई नौकरी नहीं रहती, उसकी डिग्री के हिसाब से बोलिए, या छोटा मोटा उद्योग भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की लोक संख्या काफ़ी कम है। और वो कम इसलिए होती जा रही है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे यहाँ से निकलकर बाहर देश में चले जाते हैं या बाहर के शहरों में जाकर बड़े बड़े शहरों में नौकरियां कर रहे हैं या अपनी जीविका चलाने के लिए, और वहाँ पर अपने माता पिता को नहीं लेकर जा सकते हैं। जिस उम्र में उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं, उस उम्र में आज नगर की स्थिति ऐसी है कि बूढ़े माँ बाप यहाँ पर कि उनकी कोई बीमार होता है, ये होता है, तो अकेले जीवन बिता रहे हैं। तो ये काफ़ी बहुत तकलीफ होती है सब देखकर। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर केवल रिटायर्ड जो लोग हैं वही रह पा रहे हैं, बाकी तो मुश्किल हो रहा है। तो हम शहर को बढ़ा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं, ये हमारे नेताओं ने करना चाहिए था, तो आज तक तो हुआ नहीं है। और बहुत सारी मुश्किलों को देखकर मुझे काफ़ी लोगों ने विनती की है कि मैडम आप राजनीति में आइए तो हमारे नगर का विकास होगा। और बहुत सी बातें हैं जो दूर कर सकते हैं। यहाँ पर हफ्ता वसूली होती है कंपनियों में, जिस वजह से कंपनियां भी त्रस्त होकर निकल चुकी है, तो ये बुरी बात है। आतिश जी, आपने हर एक मुद्दे पे बहुत अच्छे से और असल में बात कर रही हो। अगला मुद्दा मेरा ऐसा है कि अहमदनगर का उड़ान पुल, उसका बहुत बड़ा चर्चा हुआ था और कुछ जो पार्टियां है उस पर वोट भी मांग रही है। कुछ रास्ते हैं वो अभी भी वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, तो रास्ते के बारे में आपका क्या कहना है? उड़ान पुल रहा या कुछ गड्ढे वाले रास्ते रहे, आप कैसे देखती हैं इसको? उड्डान पुल तो कई बरसों की योजना थी जो अभी हो गई, लेकिन एक 2 मिनट का उड्डान पुल बनाकर हमने कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार दिया। आज देखिए आप पूना में कितने उड्डान पुल है, मुंबई में देखिए मेट्रो सिटी हो चुका है, और हम एक मतलब मान लीजिए 1-1.5 किलोमीटर का उड्डान पुल बनाकर उसी में अपनी वाहवाही ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा विकास हुआ है, और जिस तरीके से उड़ान पुल होना चाहिए था उस तरीके से भी नहीं है। जी, रास्ते के बारे में क्या कहोगे? कुछ रास्ते हैं जो बहुत रास्ते तो देखिए जैसे न तैसे है, कहीं ना कहीं उसको पैच वर्क किया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है उसके अंदर, मतलब कोई सीमेंट कंक्रीट या तो फिर डामरीकरण ये भी नहीं होता है। थोड़ा बारिश आ गया, मिट्टी डाल देते हैं, फिर वही कीचड़, फिर वही लोगों को तकलीफ। मैं बताती हूँ, हमारा नगर मनमाड रोड है जो 3 साल से उसका काम रखड़ रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब हमारे नेता सक्षम नहीं होते तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, और लोग अभी कब तक इन पर विश्वास करेंगे? तो कहीं ना कहीं राजकारण का व्यापारीकरण रोकने के लिए और इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए अच्छे लोगों की राजकारण में ज़रूरत है। राजकारण जो है गुंडों का या फिर व्यापारियों का सिंहासन नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहेब ने सबको दिए हैं,
और मैं चाहती हूँ, मैंने इसलिए हिम्मत बढ़ाई है एक औरत होते हुए भी, कि अच्छे लोग राजकारण में आएंगे तो हमारा देश बहुत अच्छा होगा। मैम, आप इन सब बातों पे बात कर रहे हो, लेकिन आप महिला उम्मीदवार हो। जी। महिलाओं के जो प्रश्न हैं, महिलाओं की जो समस्या है, उनके बारे में क्या कहोगी आप? बहुत पिछले लोगों के साथ भी मिलती हो, जी। जिन्हें समाज स्वीकारता भी नहीं है, जी। उन लोगों के साथ बहुत बार आपने काम भी किया है। हाँ। इतना बड़ा आपका अनुभव रहा है, तो क्या कहोगी महिलाओं के बारे में? क्या करना है और कैसा है महिलाओं का? मैंने ये देखा है कि महिलाएं जो है सुबह 5 बजे उठकर कचरा चुनने चली जाती है, और वो कचरा चुनकर अपने बच्चों का, अपना परिवार की जीविका उस पर चलाती है। तो उस वजह से ये होता है कि उनको भी गंदे में हाथ डाल डाल कर काफ़ी बीमारियां लगती है। तो बहुत गरीब और जैसे कि स्लम एरिया की महिलाएं होती है वो, तो उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ तक शिक्षा पहुँचती नहीं है, और शिक्षा पहुँच मतलब वो समर्थ ही नहीं रहते कि शिक्षा ले सके। दूसरी बात ऐसी है कि मैं ये चाहती हूँ कि उन महिलाओं को उस गंदगी से बाहर निकालूं, उनको कुछ लघु उद्योग, गृह उद्योग दूं, और सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पाती है। हमारे जो कार्यरत है वहाँ पर, तो वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाओं तक वो योजनाएं पहुँचाऊँ, उनके हक अधिकार उनको दिलाऊँ, ताकि वो इस तरीके से गंदे कामों से बच जाए और बच्चों को एजुकेशन दे। दूसरी बात, मैंने ये देखा है कि कई महिलाएं जैसे कि हमारे यहाँ पर महानगर पालिका में भी 10-10 साल से जॉब कर रही है, मतलब सफाई कामगार है, उन्हें भी परमानेंट नहीं किया जाता है। और जैसे अ, 4 आदमी की ज़रूरत है तो वहाँ पर एक सफाई कामगार काम करता है। तो जगह भी बहुत सारी भरनी है महानगर पालिका में, तो वो भी होना चाहिए, उनको परमानेंट करना चाहिए। आप सभी के सफाई का काम करती है, पूरा शहर साफ रखती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है महानगर पालिका की कि उनकी जो सुविधा है उनको दे। उनकी पेमेंट्स टाइम पर नहीं होती है, तो काफ़ी लोग तकलीफ में है। डेली लोग मतलब रोज़ाना कोई ना कोई मेरे पास आता है अपनी अपनी तकलीफ़ें लेकर। अभी तो आपका जो लोकसभा निवडणूक है उसका काम चल रहा होगा, प्रचार वगैरह चल रहा होगा। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? लोगों की क्या राय आ रही है? क्योंकि ये नगर दक्षिण की जो इलेक्शन है बहुत टफ जाने वाली है। एक तरफ विखे जी है, एक तरफ लंके जी है, और बीच में आप एक महिला उम्मीदवार हो। तो कैसे देखते हो इस इलेक्शन को और लोगों का क्या राय है? पहली बात तो ऐसी है कि मैं इलेक्शन में उतरी हूँ, तो मैंने सबसे पहले तो ये सोचा है कि आज तक जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर है, महाराजा शिवाजी है, छत्रपति जी, और हमारे महात्मा फुले जी है, तो जितनी भी महान हस्ती है जिनकी वजह से आज हम लोग हैं, तो समाज सुधारक उन्होंने हम लोगों को आज इस काबिल बनाया कि हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं। तो इनके पीछे महिलाओं का ही हाथ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे उनकी माता जिजाऊ का हाथ रहा है, उन्होंने उनको उस काबिल बनाया। महात्मा फुले जी के पीछे सावित्रीबाई फुले जी खड़े थे, उन्होंने भी बहुत समाज की तकलीफ़ें सहन करी, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए काम किया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्नी रमाई, उन्होंने भी बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई, लेकिन कभी भी बाबा साहेब को हारने नहीं दिया। हमेशा उन्होंने समाज के लिए अपने पति को जितना भी अपनी तरफ से भी उतना त्याग बलिदान दिया है। अगर वो इतना बड़ा त्याग बलिदान नहीं देती तो आज हमारी जैसी महिलाएं क्या, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं आज़ादी से ना घूमती, ना उच्च शिक्षित होती, ना आज मैं लोकसभा में लड़ती। ये सब अधिकार हमको बाबा साहेब ने दिए। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, अपना पूरा परिवार उन्होंने हमारे लिए त्याग बलिदान किया है, अपना पूरा जीवन त्याग बलिदान किया है। और सबसे बड़ी त्याग की मूर्ति तो रमाई है, जिन्होंने बाबा साहेब को लंदन में पढ़ने के लिए भी मदद की है।
और इतना पढ़ने के बाद भी बाबा साहेब को जब लंदन में बुलाया गया तब भी वो हमारे खातिर नहीं गए, नहीं तो आज वो बहुत अच्छे सुखी होते। उन्होंने अपने बच्चे तक हमारे लिए कुर्बान कर दिए। तो ऐसी महान मूर्तियाँ जो है जो हमारे देश की महिला है जिन्होंने हमारे महापुरुषों को साथ दिया, तो कहीं ना कहीं मैं उनको अपने जीवन में शामिल कर कर एक ताकत बनाती हूँ अपनी, ऐसा मेरा कहना है जी। आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारे विषयों पे बहुत अच्छी सी बात की है और बहुत प्रखर बात की है। आपल्यासोबत प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टीचे अधिकृत उमेदवार सौ आरती किशोर कुमार हलदार ह्या होत्या। यांचं चिन्ह रिक्षा आहे, अनुक्रमांक 4 आहे आणि खऱ्या अर्थानं एक महिला ज्या पद्धतीने कुटुंब सांभाळते ती महिला आपला मतदारसंघ देखील त्याच पद्धतीने सांभाळू शकते असा विश्वास घेऊन आरतीताई आता या लोकसभा निवडणुकीमध्ये या रिंगणात उतरलेल्या आहेत। नगर दक्षिणच्या रिंगणात या उतरलेल्या आहेत। पुढे लढत कशी राहणार आहे, कशा पद्धतीने प्रचार होईल, कशा पद्धतीने निकाल लागेल, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहायच्यात। मात्र तुर्तास मी इथेच थांबतेय। पुढच्या नवीन अपडेटसह पुन्हा भेटूयात। धन्यवाद।